नमस्कार महोदय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों को दिशा निर्देश से। माननीय मंत्री जी। सभी को नमस्कार। मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। आज के इस कार्यशाला के अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित सचिव बेयर डॉक्टर महापात्रा जी, डॉक्टर ए.के. सिंह जी, अभय महाजन जी, अनुपम मिश्रा जी, चहल साहब, इस पूरी कॉन्फ्रेंस से जुड़े सभी कुलपतिगण, कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े सभी वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान केंद्र परिवार के सदस्यगण और उपस्थित सज्जनों, आज इस अवसर पर आप सबसे बात करते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं और आयोजकों को और अभय महाजन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका बहुत आग्रह होने के कारण यह अवसर मुझे उपलब्ध हुआ है। पिछले बार खजुराहो में जब ये कार्यशाला हुई थी उस समय भी मैं उपस्थित हुआ था और तब प्रत्यक्ष रूप से आप सबसे बात करने का अवसर मिला था, लेकिन कोविड-19 के संकट के कारण आज परिस्थिति बदली है। लेकिन इस परिस्थिति में भी हम लोग एक दूसरे से दूर होते हुए भी अपने आप को नजदीक महसूस कर रहे हैं और जो विषय हैं उनको पूरी चिंता के साथ आगे बढ़ाने का एक सद प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी आयोजकों को इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अनुसंधान परिषद और हमारे विश्वविद्यालय, इन सब ने जो एक लंबे कालखंड तक काम किया है, अनुसंधान किया है, परिश्रम किया है, किसानों को प्रशिक्षण दिया है, उन सब के सम्मिलित प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप आज खेती की दृष्टि से हिंदुस्तान संतोषप्रद स्थिति में है। खाद्यान्न की दृष्टि से देश आत्मनिर्भर है और चाहे वो दूध का उत्पादन हो, चाहे बागवानी का क्षेत्र हो, उन सब में भी हमारी स्थिति नंबर 1 नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति है। यह कहते हुए मुझे निश्चित रूप से गौरव का अनुभव हो रहा है और यह गौरव अगर आज हम सबको उपलब्ध है, इसके लिए निश्चित रूप से हमारे किसान का परिश्रम और हमारे वैज्ञानिकों अनुसंधान, इसी का परिणाम आज हम सब लोगों को निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। आप सब लोग समय समय पर विमर्श करते रहते हैं, फील्ड से जुड़कर भी प्रयोग करते रहते हैं और उसका फायदा देश को भी मिलता है
और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी मिलता है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों खेती के क्षेत्र में काफी निचले पायदान पर थे, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ अगर धान का कटोरा है तो उस मामले में भी उसकी उत्कृष्ट भूमिका है देश के कृषि उत्पाद। मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो पिछले अनेक वर्षों से मध्य प्रदेश कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करता रहा है। दलहन की दृष्टि से देखें, तिलहन की दृष्टि से देखें, मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह हम सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। कृषि विज्ञान केंद्र कृषि के क्षेत्र में हर जिले में एक महत्वपूर्ण और कृषि की लीडरशिप देने वाली संस्था है। कृषि विज्ञान केंद्र में जो लोग काम करते हैं उनको आजीविका तो मिलती है, लेकिन उस क्षेत्र में कृषि की प्रगति और उन्नति हो, इसकी निर्भरता भी कृषि विज्ञान केंद्रों के हमारे वैज्ञानिकों पर निर्भर है। इस जिम्मेवारी का एहसास हर केबीके में काम करने वाले लोगों के मन में रहना चाहिए और साथ ही साथ हर केबीके की कोशिश प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए। सामान्य तौर पर हिंदुस्तान में एक संस्कृति है कि जब भी कभी अवसर आता है तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी उपलब्धियों को रेखांकित करें और उन उपलब्धियों को रेखांकित करके हमको प्रशंसा भी मिलती है। वो उपलब्धियां भी आपके परिश्रम से ही उपलब्ध हुई हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जब हमारा ध्यान सिर्फ उपलब्धियों पर होता है तो हमारी कमजोरियां पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हर केबीके के मन में एक बात होनी चाहिए, मेरी उपलब्धियां तो हैं, लेकिन मेरे कार्य क्षेत्र की कमजोरियां कौन कौन सी। केबीके को अपने कार्य क्षेत्र की कमजोरियों को चिन्हित करना चाहिए, उनकी पहचान करना चाहिए और उन कमजोरियों को वो दूर कैसे करे, इसके लिए उसे रोड मैप बनाना चाहिए। उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का उपयोग करे और अगर आवश्यकता लगे तो समाज के लोगों का योगदान उसमें कराए। कुछ एनजीओ को जोड़ने की जरूरत है तो कुछ एनजीओ को जोड़े और केबी के लिए कोशिश होनी चाहिए कि वह अपने कार्य क्षेत्र में समृद्ध किसानों का एक ऐसा संगठन निर्माण करे जो हमारे एक्सटेंशन के काम को बढ़ाने में केबीके के एक सशक्त प्रतिनिधि की भूमिका का निर्वाह उस पूरे जिले में करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश को आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन 72 साल बाद भी जब हम अपने कार्य की समीक्षा करते हैं तो कभी कभी चिंता होती है और यह चिंता आज भी हमारे सामने उपस्थित है। इसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं काम करते 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 उपलब्धियां अर्जित करते 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 बहुत सारी चीजों के पीछे दुर्लक्ष्य भी बहुत हुआ। दुर्लक्ष्य सरकारों के द्वारा भी हुआ है, दुर्लक्ष्य राज्य सरकारों के द्वारा भी हुआ है, दुर्लक्ष्य हमारे चाल चलन के कारण भी हुआ है, दुर्लक्ष्य हमारी कार्य संस्कृति के कारण भी हुआ है
दुर्लक्ष्य कुछ कानूनों के कारण भी हुआ है, कुछ बाधाओं के कारण भी हुआ है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न सकारात्मक और सफलतम रूप से करना चाहिए। अगर कमजोरियों का चिन्हांकन होगा, उससे निपटने की तैयारी होगी, तो निश्चित रूप से हर केबीके में प्रतिस्पर्धा होगी और कृषि विज्ञान केंद्र की यह प्रतिस्पर्धा देश के कृषि क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊंचाइयां प्रदान कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इस दृष्टि से आप सब लोगों को मुझे लगता है विचार भी करना चाहिए और प्रयत्न भी करना चाहिए। पिछले दिनों मुझे ध्यान है प्रधानमंत्री जी के आह्वान के परिणाम स्वरूप देश में 11-12 करोड़ किसानों को 2 बार सॉइल हेल्थ कार्ड देने का एक सफलतम अभियान पूरा हुआ। लेकिन हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि वो अभियान भी पूरा हुआ, कार्डों का वितरण भी हुआ, पर्याप्त मात्रा में फंडिंग भी हुई, लेकिन क्या वर्तमान परिवेश में किसान की आमदनी, कृषि का उत्पाद और किसान की आदत बदलने में हम कामयाब हो पाए? अगर ये नहीं हुआ है तो कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा और कौन सोचेगा? राज्यों के जो एग्रीकल्चर के कर्मचारियों का डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। जितनी मात्रा में राज्य के अमला उपलब्ध होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कृषि विज्ञान केंद्र ही एक तौर से कृषि कोतवाल के रूप में जिले में खड़ा हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र को ही लीडरशिप देना है, कृषि विज्ञान केंद्र को ही कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, कृषि विज्ञान केंद्र को ही कृषक समाज को जोड़ना है और कृषि विज्ञान केंद्र को ही वहां ऐसे कृषि दूत निर्माण करने होंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक्सटेंशन के काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकें। इस दिशा में निश्चित रूप से केबीके को विचार करना चाहिए। आईसीआर में जब भी मेरी बात होती है तो AK सिंह जी, महापात्रा जी, सभी लोग इस दिशा में सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज आप सबके साथ मुझे बात करने का अवसर मिला तो मुझे लगता है कि मन की बात आप सब लोगों को कह देना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक प्रतिकूलताएं यह समय समय पर आती रही हैं और आने वाले कल में भी आती रहेंगी। हम कभी भी ये गारंटी से कहने की स्थिति में नहीं होंगे कि अब एक आपदा निकल गई, आने वाले कल में कोई आपदा नहीं आई। अच्छा समाज वही होता है जो आपदा से सीखे, आपदा को अवसर में बदले। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात का आग्रह देश भर को करते रहते हैं, उसका फायदा भी हो रहा है, लोग आदतें भी बदल रहे हैं, आपदाओं को अवसर में भी बदल रहे हैं। लॉकडाउन भी है लेकिन काम भी चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि बड़ी से बड़ी आपदा हो और बड़ी से बड़ी आर्थिक प्रतिकूलता हो, इन दोनों चीजों को झेलने की, इन दोनों चीजों से लड़ने की और इन दोनों चीजों पर विजय प्राप्त करने की अगर हिंदुस्तान की धरती में किसी के पास ताकत है तो वो दो ही लोग हैं,
एक कृषि व्यवस्था और दूसरा ग्रामीण भारत। अभी कोविड-19 के दौरान भी आप सबने अनुभव किया होगा कि बड़े बड़े ऑटोमेटिक कारखाने जो बिना इंसान के भी चल सकते थे, ऐसी क्षमताएं उनके पास थी, लेकिन सबका पहिया बंद हो गया। लेकिन इस देश के किसानों ने बम्पर पैदावार भी की। फसल कटाई का काम तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भी कहीं हम नहीं कह सकते कि किसी का 1 कुंटल अनाज भी बर्बाद हुआ। पूरा कटाई का काम हुआ। तमाम सारी प्रतिकूलताओं के बावजूद उपार्जन का काम पूरा हुआ। लोगों ने ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी अधिक बोई और खरीफ की फसलों की दृष्टि से भी अधिक बुआई का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल की बात कही। लोकल के लिए वोकल की अगर प्रेरणा प्रधानमंत्री जी को मिलती है तो गांव और कृषि से ही मिलती है, क्योंकि जब सारा देश बंद था तो गांव का जो लोकल था वही तो काम आया, क्योंकि बाकी तो सारी चीजों की आवाजाही थी, बंद थी। तो कृषि और गांव की जो व्यवस्था है, ये हमारी इतनी ताकतवर व्यवस्था है कि यही व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, भारत के कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर उतनी ही तेजी के साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण की बात जब आती है तो आप ये मान के चलो कि गांव में रहने वाला गरीब आदमी, गांव में रहने वाला किसान, गांव में काम करने वाला कर्मचारी और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी से लेकर वैज्ञानिक तक, सबसे बड़ी जवाबदारी अगर किसी के कंधों पर है तो इन्हीं 2 सेक्टर के काम करने वाले लोगों के कंधों पर है। तो आज हम अंदाज लगा सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत कोई कारखाना नहीं बना सकता। आत्मनिर्भर भारत गांव और किसान इन 2 के ही परिश्रम से बनने वाला है। तो हम लोग जिस सेक्टर में काम करते हैं वो सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि ये जो हमारा गांव का ताना बाना है, इस ताने बाने को मुगलों ने भी खत्म करने की कोशिश की, और इस ताने बाने को, इन परंपराओं को, इस संस्कृति को अंग्रेजों ने भी पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश की। लेकिन ये इतना मजबूत हमारे पूर्वजों ने बनाया, ये दोनों ताकतें मिलकर भी इस ताने बाने को तोड़ नहीं पाई। और इसलिए आज आजाद भारत में भी अगर प्रतिकूलता कभी आएगी और ये सेक्टर अगर हमारा मजबूत रहेगा तो हम बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने में निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोगों को 2-3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र में काम करने वाले, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक बहुत विजनरी हैं। सिर्फ खेती नहीं, वो समग्रता में सोचें, अन्य किसी क्षेत्र में सोचें तो भी उनकी महारत का उपयोग देश के लिए बहुत हो सकता। इसलिए खेत की उत्पादकता बढ़े, ये हमारा काम है, उत्पादन बढ़े, ये हमारा काम है। लेकिन इसके साथ साथ आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर खेती के प्रति लोगों का आकर्षण नहीं बढ़ा, खेती करने वाले लोग अगर सने सने कम होते गए, तो आने वाले कल में जो चुनौती हमारे सामने होगी, शायद उस चुनौती का सामना करना हम सब लोगों के लिए मिलकर भी कठिन होगा। मैं कई बार
बातचीत करते मैं कहता रहता हूं कि भाई जिस गति से शहरीकरण बढ़ रहा है, शहर के नजदीक जमीन आती है तो महंगी हो जाती है। किसान को लगता है कि भाई खेती में क्या कमाएंगे, 1 बीघा खेती अगर 2-4 करोड़ का बिक रहा है तो बेचो, खत्म करो। और धीरे धीरे खेती का रकबा कम होता गया, परिवारों की संख्या बढ़ रही है और उसके कारण भी खेती का रकबा छोटा हो रहा है। छोटे रकबे में खेती लाभप्रद कैसे हो, यह जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। बड़े रकबे में भी पढ़ा लिखा आदमी या तो पूरी तरह खेती करने के लिए उत्सुक हो और पूरी तरह ना हो तो कम से कम उसके मन में ये जरूर रहना चाहिए कि मैं अपने 10 काम करूंगा लेकिन खेती भी करूंगा। ये आकर्षण तो उसके मन में होना चाहिए। और इसलिए ये आकर्षण कैसे हो, अब आप जब कृषि विज्ञान केंद्र में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को ताकतवर बनाना यही हमारा मूल धंधा है। तो मूल धंधे के लिए लोग अगर कम हो जाएंगे तो धंधे पर कुप्रभाव आएगा। तो इस दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये केपीके को जरूर विचार करना चाहिए। दूसरा, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, इन पर हमारा बल होना चाहिए। सरकार की योजना है, आप सब जवाब भेजते हैं, मैं भी लोकसभा में जवाब दे देता हूं और हम सब अवसर मिलता है तो अपने को प्रेजेंट भी कर देते हैं किसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से और संतोष प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जैविक खेती कोई एक रस्म नहीं है। जैविक खेती हमारी आवश्यकता है। जैविक खेती स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे लिए आवश्यक है। जैविक खेती धरती को ठीक रखने के लिए भी आवश्यक है। जैविक खेती पशुपालन को भी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पशुपालन बढ़ेगा तो दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, उससे भी किसान की आमदनी बढ़ने वाली है। और जैविक खेती किसान को अच्छी आमदनी मिले और किसान के उत्पाद का एक्सपोर्ट भी अच्छे दाम पर होए, इसके लिए भी आवश्यक है। तो मैं आप सब लोगों को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यहाँ सभी लोग हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आबादी ट्राइबल्स की है, आदिवासी जनजाति भाइयों की। जनजाति भाई सब जंगल में रहते हैं और जंगल में जो धरती पर वो छोटी मोटी खेती करते हैं वो पूरी केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त है। कोई भी गरीब अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करता। कृषि मंत्रालय में इस दिशा में हम सब लोग पिछले बार बैठे थे, महापात्रा जी और कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारी। तो उस समय मैंने कहा था कि भाई ऐसी जमीन देश में बड़ी मात्रा में है जिस पर एक बार भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं हुआ। उस खेती को चिन्हांकित करके योजना बना के उसको ऑर्गेनिक रकबा घोषित कर सकते हैं क्या? आप मुझको समझाओगे ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो, मैं कितने दिन में समझूंगा मालूम नहीं है। आप मुझे समझाने में सफल होगे नहीं होगे इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने केमिकल फर्टिलाइजर को छुआ ही नहीं, देखा ही नहीं, तो वो तो पूरी तरह आज ऑर्गेनिक है ही। तो अगर उसी को हम चिन्हित करके और उस पर फोकस करें कि भाई
आप अब जमीन में इस प्रकार से खेती करो तो आपकी आमदनी ऐसे बढ़ जाएगी। तो वो जैविक खेती की तरफ है ही, और वो आपकी सलाह मानने के बाद अच्छी फसल करेगा, अच्छी उसकी आमदनी होगी, तो हम देखेंगे कि जिस दिन आप निर्णय करोगे उसी दिन देश का ऑर्गेनिक रकबा बढ़ जाएगा। ये मशवरा पूरा एक्सरसाइज करने के बाद राज्यों को मंत्रालय ने भेजा है। अभी राज्यों से प्रपोजल नहीं आए हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सभी केबीके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटियां उस क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तो इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक रकबा मौजूद है। इसका उपयोग हम जैविक खेती के लिए कैसे कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र में हम जल्दी प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते। गरीब और छोटे किसान को प्राकृतिक खेती पर कैसे ले जाया जा सकता। आज पूरे देश में पशुओं का संकट है। जहां जाओ लोग बोलते हैं साहब खेती को पशु नुकसान कर देते हैं। अब पशु अनुपयोगी हो गया है, तो पशु को मारा तो जा नहीं सकता, तो पशु जाएगा कहाँ। तो जब हम रिसर्च करें और जब हम खेती की बात करें तो पशु कैसे उपयोग हो सकता है। पशु का उपयोग करना है तो प्राकृतिक खेती पर जाना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती पर जाना पड़ेगा तो दूध की कीमत भी है, उसके बाद गौमूत्र की कीमत भी है, उसके बाद गोबर की कीमत भी है। ये सब कीमतें बढ़ेगी तो पशु आम किसान के लिए उपयोगी और लाभप्रद हो जाएगा। और जब पशु लाभप्रद हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी प्राकृतिक खेती भी बढ़ेगी और हम पशुधन को भी जो बचाने का सोचते हैं उस पशुधन को भी बचा सकते हैं। और जिन उद्देश्यों के लिए हम काम कर रहे हैं, देशज पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के अनुसार हम पूरी कंट्री में बढ़ सकते हैं। आज मैं देखता हूं अभी पिछले दिनों लॉकडाउन के समय सारा मंदिर मस्जिद बंद हो गया, सारे कार्यक्रम बंद हो गए, तो उपयोग ही खत्म हो गया फूलों का। तो सबसे अधिक नुकसान अगर किसी किसान को हुआ तो फूलों वाले किसान को हुआ। दूसरे नंबर पर हुआ तो फल वाले को हुआ। तो फल वालों के लिए तो हम लोगों ने भी MIS स्कीम चालू की और बाकी उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन ये वो तमाम सुविधाएं की, तो थोड़ा बहुत वो लोग बचा पाए। लेकिन फूल तो कहीं चढ़ाया जाए, किसी को माला पहनाई जाए, वो जगह ही खत्म हो गई, तो फूल खेत में ही सड़ गया। तो मैंने बहुत कोशिश की कि फूल वालों के लिए कुछ करें, लेकिन अब फूल वालों के लिए NDRF से पैसा मिल जाए, उनको कोई नुकसान की भरपाई हो जाए। आप आश्चर्य करोगे फूलों के किसान कौन से हैं, कितने हेक्टेयर में फूलों की खेती है, इसका कोई डाटा ही नहीं। हमने राज्यों से कहा प्रस्ताव भेज दो, कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। तो फूल और फल ये किसान हैं, ये अच्छे आमदनी भी करते हैं, लेकिन इनका डाटा नहीं है। तो इस दृष्टि से अब डाटा हो इस दिशा में प्रयत्न हो रहा है, तो केबीके एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। उनको मालूम हो सकता है कि भाई मेरे जिले में इतने हेक्टेयर में फूलों की खेती हो रही है, इतने हेक्टेयर में फलों की खेती हो रही है। इस दिशा में भी हम सब लोगों को निश्चित रूप से सोचने की आज आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज की चुनौती हम सबके सामने है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड का क्षेत्र एक तरफ जैविक खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है और दूसरे तरफ अवर्षा के कारण परेशानी में भी है। तो इस चुनौती से किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे हम निपट सकते हैं, ICR ने इस मामले में कई नई किस्में ईजाद की हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से लोगों को मिल रहा है। लेकिन अभी इसमें और तेजी के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनौती तो अभी और आने वाली है। अभी तो चर्चाएं हैं क्लाइमेट चेंज की, लेकिन जब इसका असर आएगा उस समय हम खड़े रह सकें, उसके लिए हमारी निश्चित रूप से अपनी क्षेत्रवार तैयारी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
मैं सॉइल टेस्ट वाली बात कर रहा था, तो इस बार मैंने लोगों को कहा, डिपार्टमेंट को, कि भाई सॉइल टेस्ट करने के लिए कोई एजेंसी मत लगाओ। सॉइल टेस्ट का जो पैसा है वो केबीके के साथ शेयर करो, और केबीके को ये जवाबदारी दो कि वो जागरूकता कार्यक्रम चलाए। अब ये जागरूकता कार्यक्रम चलेंगे तो ये रस्मी नहीं होना चाहिए कि हमने 15-50 किसानों को बुलाया, विधायक जी को बुला लिया, उनका माला वाला पहना के स्वागत कर दिया, फोटो पहुंचा दिया कि वो 50 लोग ट्रेंड हो गए। इससे काम नहीं चलेगा। हमारी मैपिंग होनी चाहिए। हम आपको राशि उपलब्ध कराएंगे, आप गांव चिन्हित करो, क्षेत्र चिन्हित करो, सॉइल हेल्थ टेस्ट के लिए जागरूकता पैदा करने वाले, जैसे हम लोगों ने स्वच्छता दूत बनाए थे, वैसे गांव-गांव में दूध को तैयार करो, उनको सम्मानित करो, उनको सर्टिफिकेट दो, और वो गांव-गांव जाएं। कि सॉइल हेल्थ का जो विषय है ये सरकार के द्वारा कभी पूरा नहीं होगा। ये तभी पूरा होगा जब किसान इसके लिए स्वयं तैयार होगा। जैसे हम सब जानते हैं कि जब हमको बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले तो डॉक्टर नाड़ी देखकर थोड़ी दवाई दे देता था, लेकिन आज डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट करा लो। अब हम ब्लड टेस्ट करा के आते हैं, अगर उसमें मलेरिया आता है तो वो क्लोरोक्विन लिखता है, तो 3 क्लोरोक्विन खाते हैं तो दूसरे दिन फायदा हो जाता है। लेकिन मलेरिया है और बिना ब्लड टेस्ट कराए हम कोई भी सेरिडोन वेरिडोन या कुछ भी खाते रहेंगे तो उससे तो हमारा न दर्द खत्म होने वाला है, न बुखार खत्म होने वाला, शरीर और टूट जाएगा। हमारे जागरूकता अभियान का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि वो मॉडल के माध्यम से हम अपनी बात किसान के गले तक उतार पाएं और किसान को इस बात के लिए प्रेरित कर पाएं कि भाई बिना सॉइल हेल्थ टेस्ट कराए आपकी बुआई नहीं करना है। जब तक किसान अपने 10-20 रुपए खर्च करके सॉइल हेल्थ कराने के लिए उत्सुक नहीं होगा, तब तक हमारा ये अभियान सफल नहीं होगा। जब तक ये हमारा अभियान सफल नहीं होगा, तब तक हमारी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, तब तक पानी का कंजम्पशन कम नहीं होगा, तब तक केमिकल फर्टिलाइजर कम नहीं होगा। जब उसको अपनी जमीन का डायग्नोस कराने की आदत पड़ जाएगी तो फिर जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है उस ट्रीटमेंट पर वो विश्वास करना शुरू कर देगा, और जब वो विश्वास करना शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से आप समझो कि हम सब लोगों का आधा काम हो जाएगा। इसलिए सॉइल हेल्थ टेस्ट पर निश्चित रूप से केबीके का बल होना चाहिए। उसके लिए आप सब लोग योजना बनाएं कैसे मूव करेंगे। और विशेष रूप से आप सब ने अनुभव किया होगा कि कोविड का संकट आया। इस संकट ने हम लोगों को अवसर दिया है। किसान के लिए जो रिफॉर्म होने चाहिए थे कानूनी रूप से, वो रिफॉर्म हो गए। अब किसान को मंडी जाना जरूरी नहीं है, किसान को फसल बेचने पर कोई टैक्स देना जरूरी नहीं है, किसान कहीं से भी अपनी फसल को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है। ये कानूनी अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें दिया है। यह आजादी किसान को एक लंबे अरसे बाद बहुत ही साहसपूर्ण कदम उठाकर प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिए। मूल्य आश्वासन और अपना किसान सशक्तिकरण ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ। उसके माध्यम से भी क्लस्टर खेती को बढ़ावा मिल सकता है। अब क्लस्टर खेती कहाँ कहाँ हो सकती है? क्लस्टर खेती हो तो उसके विपणन की क्या व्यवस्था हो सकती है? केबीके को इसकी तैयारी करना चाहिए। पूरे जिले का रकबा केबीके के सामने है, खेती की किस्म केबीके के सामने है, जहाँ सिंचाई है वो स्थिति केबीके के सामने है, वहाँ की मिट्टी किस फसल के अनुकूल है ये केबीके के पास है। तो हम लोगों को क्लस्टर वाइज इकट्ठा करके
उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं कि भाई तुम एक क्लस्टर में इस प्रकार से खेती करो, अमुक जगह आपका विपणन की व्यवस्था होगी, आपको अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। अब एक जमाना था जब गेहूं और चावल के लिए संकट था, लेकिन आज स्थिति है कि गेहूं और चावल रखने के लिए जगह नहीं, और गेहूं और चावल दोनों ऐसे उत्पाद हैं जो जरूरी तो हैं, लेकिन दोनों किसी भी मनुष्य को हैवी डायबिटिक बनाने में योगदान करते हैं। अभी मोटे अनाज की बात अभय जी कह रहे थे, हम लोग चंबल के रहने वाले हैं, तो एक जमाना था ज्वार बाजरा ही पैदा होता था, अरहर और उड़द यही पैदा होता था, मूंग पैदा होती थी। तो उस समय ऐसा लगता था कि भाई गेहूं की रोटी खाना चाहिए, और उस समय ज्वार बाजरा बहता मात्रा में होता था, 3 टाइम भी खाना तो तीनों टाइम ज्वार बाजरा की रोटी खा रहे हैं। आज ये 5 स्टार होटल की डिश हो गई है, अब हमको मिलेट के लिए मिशन चलाने की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो संकट हम सब लोगों के सामने खड़े हैं, इन संकटों को एड्रेस केबीके कैसे करेगा, ये हर केबीके की अलग प्लानिंग होनी चाहिए। और इसके लिए महापात्रा जी को भी कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि किस प्रकार से केबीके अपने क्षेत्र में आने वाले 5 साल का कोई रोड मैप बनाकर उस पर आगे बढ़ सकता है क्या। अब एक्ट में परिवर्तन हो गया, तो मिनिमम मूल्य व्यक्ति को मिल सकता है, किसान को, और जब मिनिमम मूल्य की गारंटी है तो किसान फिर कॉन्ट्रैक्ट जिससे होगा उसके हिसाब से खेती कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बड़े लोग गांव के खेत तक पहुंचेंगे। अभी सामान्य तौर पर खेती में अगर आप देखेंगे तो सरकार की स्कीमों के माध्यम से जो जा रहा है वो जा रहा है, उसके कारण आप सब लोग भी कर पा रहे हैं, किसान भी कर पा रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र का कोई पैसा गांव में खेती में नहीं लग रहा है। पूरे देश के किसान बोलते हैं पशुओं से नुकसान है, लेकिन कोई भी किसान अपना पैसा लगा के तार बाउंड्री अपने खेत पर नहीं कराना चाहता। जब मेरा खेत है मैं ही नहीं कराना चाहता तो दूसरा कोई उद्योगपति आके आपको बाउंड्री देगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए निजी क्षेत्र का, वो अभी तक गया नहीं, और नहीं गया उसी के कारण खेती के क्षेत्र की दुर्गति कभी कभी हम लोगों के ध्यान में आती है। और इसलिए ये रिफॉर्म भी हुए, कानूनी अड़चने भी दूर हुई हैं, कमोडिटी एक्ट में भी संशोधन किया गया है, और भारी भरकम पैकेज की भी घोषणा की। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैकेज, 20,000 करोड़ रुपया फिशरीज के लिए, 15,000 करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए, 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए। अब ये जो पैकेज है, ये पैकेज के माध्यम से निचले गांव तक निजी क्षेत्र का पैसा पहुंचने वाला है, बैंक का पैसा पहुंचने वाला है। लेकिन अगर ये वास्तव में क्षेत्र की पहचान करके उपयोग होगा तो इसको खेती को भी फायदा होगा, ये पैसा आत्मनिर्भर भारत को बनाने में भी मदद करेगा, ये पैसा किसान का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करेगा, और ये पैसा खेती के प्रति लोगों में आकर्षण भी पैदा करेगा। जैसे मैं सामान्य तौर पर अभी खेती नहीं करता, खुद नहीं करता, मेरी खेती बटाई वाले लोग करते, लेकिन चूंकि ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मैं ये सोच सकता हूं कि गांव में एक कोल्ड स्टोरेज बना लूं। अब अगर गांव में मैं इस पैकेज के माध्यम से एक कोल्ड स्टोरेज और एक आपका वेयर हाउस बनाता हूं,
तो मेरा गांव जाना होगा, क्योंकि मुझको उसका प्रबंधन करना होगा। जब मैं गांव जाऊंगा और एक आध दिन वहां रुकूंगा तो निश्चित रूप से मेरी खेती पड़ी हुई है तो मैं उस खेती पर भी ध्यान दूंगा। तो ये पैकेज जो लोग खेती नहीं करते हैं उनको भी खेती की तरफ आकर्षित करेगा। 10,000 करोड़ रुपया छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी दिया गया है। 10,000 नए एफपीओ बनाने की बात की गई है। एफपीओ की गाइडलाइन बन गई है। एफपीओ के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा है। एक एफपीओ को सस्टेन करने के लिए 15 लाख रुपए तक की मदद सरकार कर रही है। एफपीओ को सहायता देने के लिए, उनकी क्षमता वर्धन करने के लिए, उनको ट्रेनिंग करने के लिए, बुआई से लेके विपणन तक के लिए 25 लाख रुपया एक सीबीओ को दिया जाएगा। एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है बिना गारंटी के। वो अपने उत्पाद का प्रोसेस भी कर सकता है, लेबलिंग भी कर सकता है, पैकेजिंग भी कर सकता है। अब हमारे क्षेत्र में अगर एफपीओ बन रहे हैं तो हमारी वहां लोगों से चर्चा होनी चाहिए, एग्रीकल्चर वाले लोगों से, कि भाई अगर एक एफपीओ में 300 मेंबर हैं तो 300 मेंबर में 100 मेंबर, 150 मेंबर छोटे किसान अनिवार्य रूप से रहेंगे क्या? क्योंकि अगर सरकार की कोई भी स्कीम है उसको समृद्ध और संपन्न आदमी उसका लाभ ले लेगा तो गरीब किसान तो जहां खड़ा है वहां खड़ा रहेगा। 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। उसका भला कैसे होगा? उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? वो गरीब होता जाएगा, धीरे धीरे खेती से विमुख होता जाएगा। जिस पर 10 बीघा खेती है, 5 बच्चे हो गए तो अगले बार वो रकबा 2-2 बीघा में हो जाएगा, तो 2 बीघा में कौन खेती करेगा? लेकिन अगर हम उसको वर्तमान परिवेश में जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं, इन अभियानों से वो जुड़ जाएगा तो 2 बीघा वाला भी कुछ कर सकने की स्थिति में आ पाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि ये सब विषय हम सब लोगों के ध्यान में हैं। इन सब विषयों पर हम कैसे सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसके लिए योजना बना सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र की प्रतिस्पर्धा आपस में कैसे बढ़ सकती है। हर कृषि विज्ञान केंद्र को लगना चाहिए कि भाई मैं इस बार आगे कैसे निकलूं। इसके लिए हमारी वर्किंग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, इसके लिए निश्चित रूप से हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर आप सब लोग काफी लंबा विचार विमर्श किए। मुझे लगता है कि जो विचार विमर्श के बाद निष्कर्ष आएंगे वो इस अभियान को और आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। केबीके ने कड़कनाथ की दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया है और कड़कनाथ एक वैसा उदाहरण है जिसमें AK सिंह जी भी बोले, महापात्रा जी भी बोले और बाकी सब बोलते ही हैं। अच्छा है, लेकिन कड़कनाथ पर और काम हो सकता है। अभी महापात्रा जी उस दिन PM के सामने प्रेजेंटेशन करने के लिए गए थे तो उस दिन PM ने कड़कनाथ की दृष्टि से अनेक सुझाव दिए। तो कड़कनाथ मुर्गा बाकी मुर्गों से कैसे अलग है और कड़कनाथ मुर्गा मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बाकी चिकन से अलग कैसे है। अगर इस मामले में हम लोग तैयारी करके अच्छे लेख लिखे जाए, अच्छी रिसर्च जो इंटरनेशनल स्तर पर जाए तो ये कड़कनाथ मुर्गा जो है पूरी दुनिया में बादशाहत कर सकता है। हिंदुस्तान की अकेला इसमें इतनी ताकत। तो इस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों को सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस अवसर पर आप सबको इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
और पिछले दिनों जब ICAR का स्थापना दिवस का अवसर था तो ऐसा ही कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ था। उसमें बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक पुरस्कृत हुए थे, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र के लोग भी थे। जिन जिन लोगों को पुरस्कृत किया गया, मैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्हें जो हम लोग को दिशा निर्देश दिए हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्म हो, पशु आधारित खेती हो, क्लस्टर फार्मिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और रियल टाइम डेटा हो, और अन्य जैविक खेती और प्राकृतिक खेती और छोटे खेतों को लाभप्रद कैसे बनाया जाए, इस मामले में हमारे कृषि विज्ञान के निश्चित रूप से अपनी कार्य योजना में इसको शामिल करेंगे। मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने मूल समय में से कृषि विज्ञान के जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उनके लिए समय निकाला। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए